आज का हमारा टॉपिक है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा, जिसमें आपको बस सुन के पढ़ के मज़ा आ जाएगा। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। मीसा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है। तो इसको हम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गिरफ्तारियां कितने प्रकार की होती हैं, किस किस आधार पर लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। यदि किसी से क्राइम हो गया तो, और क्राइम हो गया तो क्या करना है, नहीं हुआ है उसके पहले भी ऐसा नहीं कि आप जैसे बोलें कि हमें कोई भी ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है बिना कारण बताए। बिल्कुल सच है, संविधान में, हमारे कानून में है। लेकिन कुछ हम क्राइम करने के पहले ही कभी कभार हमें पुलिस उठा के ले जा सकती है, और ये होता है। तो हम बहुत अच्छे से डिटेल से कुछ जो संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं उनको हम लेने की पॉलिटी पढ़ रहे हैं वैसे भी। तो ये हम सब करने की मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी में किस प्रकार से हम गिरफ्तारियां होती हैं, कितने प्रकार के केस होते हैं, कितनी प्रकार से गिरफ्तारियां हो सकती हैं या क्राइम हो गए। तो मीसा को समझने से पहले हमें मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि मीसा के लिए, वैसे तो आपने सुना होगा कि मीसा भारती एक महिला है, उनका नाम है मीसा भारती। और ये, जी हाँ, वही मीसा भारती की मैं बात कर रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव की बेटी की। लालू प्रसाद यादव की जो लड़की है उनका नाम मीसा भारती है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि मीसा का नाम लालू की बेटी के नाम के साथ पड़ा है या मीसा के नाम पर उसकी बेटी का नाम रखा गया है। तो अभी क्लियर कर लेते हैं कि 25 जून 1975 को, शायद आपको किसी को याद होगा, पता होगा, पढ़ा होगा, 25 जून 1975 को बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। इतनी सारी गिरफ्तारी हुई थी जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और काफ़ी सारे ऐसे दिग्गज नेता और जयप्रकाश नारायण, इन सबको मीसा के तहत अरेस्ट किया गया था, इन सबको गिरफ्तार किया गया था। और इनको गिरफ्तार करने पर उसमें से लालू प्रसाद यादव भी थे। लालू प्रसाद यादव को, वैसे एग्जैक्ट नहीं होते ये सब आंकड़े, लेकिन कहते हैं कि उस समय 40,000 के आसपास, 35-40 हज़ार के आसपास गिरफ्तारियां हुई थी। और लालू प्रसाद यादव उस समय जेल में थे। उसी समय उनकी बेटी का जन्म हुआ था, बड़ी बेटी का। तो उन्हें मीसा के तहत अरेस्ट होकर, लालू प्रसाद यादव जेल में थे, तो उन्हीं की मीसा की याद के साथ कि मैं मीसा के समय उस समय जेल में था, तो अपनी बेटी का नाम क्या रख दिया, मीसा भारती। इस प्रकार से लालू प्रसाद की यादव की बेटी का नाम मीसा भारती पड़ा है, क्योंकि मीसा के तहत वो अरेस्ट हुए थे और जेल में थे। तो जेल में रहते हुए, लालू प्रसाद के जेल में रहते हुए मीसा का जन्म हुआ था। तो हम आते हैं, तो हमें इससे पहले बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारियां, जैसे आपने अभी सुना होगा कि जब 370 अनुच्छेद हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, उस समय भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो चलिए हम डिटेल्स सभी जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक शब्द सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसका नाम है डिटेंशन, और इसी को अरेस्ट भी बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है, डिटेंशन और अरेस्ट। डिटेंशन का मतलब होता है निरोध, और अरेस्ट को भी गिरफ्तार। आमतौर पर एक ही शब्द कहलाते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं है। अब डिटेंशन है, गिरफ्तारियां हैं। तो गिरफ्तारियां कितने प्रकार की हो सकती हैं, ये हमें देखना होता है कि गिरफ्तारियां, कोई कहते हैं 2 प्रकार की गिरफ्तारियां होती हैं, और कोई कहते हैं 3 प्रकार की गिरफ्तारियां होती हैं। तो हम देखते हैं, तो पहले एक गिरफ्तारी होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पुनिटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध, एक तो ये हो जाता है।
दूसरी प्रकार की हमारी जो गिरफ्तारी है, दंडात्मक, आपने नाम तो सुन ही लिया है। और एक दूसरी प्रकार की जो गिरफ्तारी होती है वो होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको बोलते हैं निवारक निरोध। ये क्या है? निवारक निरोध है। दो प्रकार की आमतौर पर गिरफ्तारियां होती हैं। गिरफ्तारियां दो ही हैं, लेकिन एक तीसरा प्रकार को यहाँ पे मैं एक शब्द जोड़ देता हूँ, अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल जिसको बोलते हैं विचाराधीन, अंडर ट्रायल डिटेंशन, विचाराधीन निरोध। विचाराधीन निरोध को समझने के लिए मैं बताऊंगा कि आपको अगर जो यहाँ पे समझाता हूँ और अच्छे से डिटेल से इसको समझना है तो आपके लिए एक मूवी है और वो मूवी का नाम बताऊंगा इसको बताने के बाद। हम आते हैं, अब कोई व्यक्ति है उसको पहले इनके शब्दों के मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसको हमने गिरफ्तार किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठीक है। वैसे आमतौर पर जैसे हमारा पुनेटेड डिटेंशन है तो ये आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत है और इसको आर्टिकल 22 में दिया गया है और इसी का नाम मीसा है और इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। एक व्यक्ति ने क्राइम किया और जैसे ही क्राइम किया, अब वो क्राइम डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्राइम हुआ है उससे, मतलब छोटी मोटी चोरी की है या किसी की गाय भैंस बैल चुरा लिया है या किसी का सिर फोड़ दिया है लाठी से, किसी को मर्डर कर दिया है, कोई रेप वेप कर दिया है, कोई बड़े क्राइम किया है, ये किसी के डकैती की है, चोरी किया है, बैंक लूटा है, तो उसमें उसको गिरफ्तारी होगी। अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, पुलिस के पास रखेंगे। पुलिस अपने पास गिरफ्तार करके क्या करती है कि अगर जो आपने आज का चैप्टर पढ़ लिया तो आपको कुछ भी मतलब कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और अरेस्ट करके अपने थाने में रखेगी। थाने में रखेगी आपको 24 घंटे तक। सबसे पहले तो उसको कारण बताना होगा, यदि मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस को आपको कारण बताना होगा कि हम किस केस के तहत आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आपका क्राइम क्या है, किस क्राइम के अंतर्गत आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण बताना होगा। और दिन डूबने के बाद, मतलब 5 या 6 जो भी समय डिसाइड होता है, दिन डूबने के बाद, समय ढलने के बाद आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस बिना वारंट के आपके घर नहीं जा सकती, आपसे कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती है, आपकी कुछ भी चीज़ें घर आके पर्सनल चीज़ें, मतलब पर्सनैलिटी का अधिकार है हमारा, पर्सनल जो चीज़ें होती हैं उनका अधिकार है। और पुरुष है, अगर जो कोई क्रिमिनल है तो उसको पुरुष कांस्टेबल ही अरेस्ट करेंगे, पुलिस ऑफिसर ही, मतलब पुरुष ऑफिसर ही अरेस्ट करेंगे। यदि कोई महिला कोई क्रिमिनल है तो उसको महिला, मतलब लेडी इंस्पेक्टर होगी या कांस्टेबल ऑफिसर, लेडी ही उसको अरेस्ट करेंगी और उसको कारण बताना होगा कि हम किस कानून के तहत गिरफ्तारी कर रहे हैं। हाँ, कुछ केस में है जो बड़े केस होते हैं, जैसे मर्डर है, उसको भागने का शक है, तो इनकाउंटर वगैरह ऐसे तो होते हैं। अब इनकाउंटर करने के लिए क्या करते हैं उसको भी समझ लेंगे। तो पुलिस ने सबसे पहले अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद आपको थाने में रखेगी। लेकिन पुलिस का काम क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश महोदय के पास प्रस्तुत करना होता है, 24 घंटे के अंदर। पहले तो ऐसा होता था कि वो झूठ बोल देते थे कि 24 घंटे अभी नहीं हुए हैं, इसलिए अब थानों में कैमरे वैमरे लग गए हैं तो पता चल जाता है हाँ ये व्यक्ति इस समय आया था, ये सही बात है, ये थानेदार झूठ बोल रहा है। और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरे और हाई कोर्ट से नहीं डरे, किसी से भी नहीं डरे, बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं डरे, तो आप एक ग्रेजुएशन पास दरोगा से क्यों डरेंगे?
क्या औकात है उसकी? आपके पास अगर जो कानून है, आप सही हैं, आपने सच कुछ आपके पास अंदर है, आपने जितना क्राइम किया है आपको उतना ही पनिशमेंट मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। आपको कोई अरेस्ट करता है, आपको पता है कि मैंने कोई बड़ा गलत काम नहीं किया, तो आप उससे कारण पूछिए कि मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। आप रोड में घूम रहे हैं, अगर आपसे कोई इंक्वायरी करता है तो पहले कारण पूछिए कि मुझसे क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं, किस कानून के तहत कर रहे हैं, कौन सी धारा, किस अनुच्छेद के तहत कर रहे हैं। आप वाकई में पुलिस में हैं, पहले अपना आई कार्ड दिखाइए, अपना बैच नंबर बताइए। आप ये पूरी सवाल कर सकते हैं। क्या पता कोई पाकिस्तान से वर्दी पहन के आ गया है, वर्दी सिलाना क्या बड़ी बात है? कोई भी आपको कुछ भी इंक्वायरी करेगा, आपको उठा के ले जाएगा। क्या पता उसका थाना कहाँ है, किसी जंगल में है, कहाँ उठा के ले जा रहा है। इसलिए आप सतर्क रहें, आपके लिए ये सबके लिए फ़ायदेमंद बात है। क्योंकि जिस प्रकार से अब इन पुलिस वाले कुछ भी हैं, ये जो भी अपने पद पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग उनका मिसयूज कर रहे हैं और 99% लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो आप उनसे हमेशा बचें। तो यहाँ पे आपको अगर जो अरेस्ट करती है पुलिस, तो 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश महोदय के पास प्रस्तुत करना होगा, लेकिन आने जाने के समय को छोड़कर। मान लो रास्ते में 40 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 1 घंटे का समय लगेगा, तो 1 घंटे जोड़े नहीं जाएंगे। आपको अगर जो सुबह 10 बजे अरेस्ट किया, तो आपको कल सुबह 10 बजे न्यायाधीश महोदय के पास ले जाना होगा, लेकिन आने जाने के समय को काट देंगे। और यदि कहीं बीच में ट्रैफिक लगता है, जाम लग जाता है, जितनी देर जाम लगा रहेगा वो भी काउंट नहीं होगा, उसको भी छोड़ दिया जाएगा। आपकी गिरफ्तारी रहेगी 24 घंटे। अब पहुंच गया मामला न्यायाधीश महोदय के पास, जज के पास। अब जज पूछेगा, हाँ भाई किसने क्या किया है? तो आप गवाही देंगे कि हम, सर मेरा नाम ये है और कल्लू कुमार है, और मैंने कल्ली बाई के लाठी से सिर फोड़ दिया है। आपने अगर जो गुनाह कबूल कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने गुनाह भी कबूल किया कि मेरा ये, तो उसको पुलिस क्या करेगी? भेज देगी जेल में। यदि छोटा मोटा कोई किसी की भैंस चुरा ली, किसी की आपने बकरी चुरा ली है, किसी को एक थप्पड़ मार दिया है, किसी का गाली गलौज कर दिया, तो वो बोलेंगे न्यायाधीश महोदय कि अच्छा ऐसा करो, छोड़ दो इसको, जाने दो, कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है, चलो इसको 200-400 मतलब 100-200 दंड बैठक लगवा दो, कान पकड़ लो, मुर्गा बन जाओ, 100-200 जुर्माना धर दो, छोड़ दो इसको, जाने दो। उसको छोड़ देते हैं, तो वो तो बिल्कुल आज़ाद हो गया। यदि कोई बड़ा क्राइम है तो उसको पुलिस क्या बोलेगी, मतलब न्यायाधीश महोदय उसको भेज देंगे कस्टडी में, जेल में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे उसको? जेल में। अब उसको जेल में भेज देंगे तो मतलब उसको दंड दे दिया, दंडात्मक दंड दे दिया, तो वो कौन सा डिटेंशन निरोध हो जाता है? दंडात्मक डिटेंशन निरोध या पुनिटिव डिटेंशन। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद सज़ा मिलती है, और इसके तहत हम 14 साल तक की सज़ा को दे सकते हैं। तो जितनी भी सज़ा मिलती है उसको हम बोलते हैं क्या? दंडात्मक निरोध के अंतर्गत उसको जेल में ठूंसा गया। अब कोई व्यक्ति जेल में पहुंच गया तो अब वो न पुलिस का है ना किसी का है। मतलब न्यायाधीश महोदय क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अगर ये व्यक्ति क्राइम किया है तो ये हम अपने अधीन लेते हैं। हम अब न्यायाधीश उसको घर तो नहीं ले जाएंगे, ना अपने घर में रखेंगे, उसको भेज देते हैं जेल में। और जेल में किसकी जिम्मेदारी होती है? उसका मालिक कौन होता है? कैदी का जेलर। जेलर ही उसको सब कुछ, जो भी अधिकार, कब आना है, कब जाना है, कौन बाहर जाएगा, कौन कब अंदर आएगा, ये तो न्यायाधीश महोदय डिसाइड करते हैं। लेकिन उनकी देख रेख की जिम्मेदारी टोटल किसकी होती है? जेलर की। तो जेलर के अधीन हो जाते हैं। वहाँ पे अब पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर जो आप पुलिस आती भी है या कुछ बोलती भी है तो आप सीधे जाके, आपकी जब भी पेशी या आपकी गवाही होती है कोर्ट में, आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं कि वो व्यक्ति मतलब बता सकता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वहाँ पे बर्ताव हो रहा है जो जेलर महोदय करवा रहे हैं। तो आप वहाँ पे, तो आर्टिकल 21 के अंदर दंडात्मक निरोध है और इसमें 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। और मिनिमम सज़ा तो 24 घंटे, आपको पता ही है कि 1 दिन से लेकर 1 महीने से लेकर 14 साल तक की सज़ा। यदि अब क्या होता है, वो तो पूरे पुख्ता सबूत मिल गए और पूरे गवाह मिल गए तो व्यक्ति को दंड दे दिया गया। यदि अब एक व्यक्ति है, उसको अरेस्ट किया गया, वो कोई बड़ा क्राइम किया, किसी का मर्डर कर दिया, तो जज बोलेगा अरे बाप रे साले ने तूने मर्डर कर दिया,
जान से ही मार दिया। अरे थप्पड़ थप्पड़ मार देता तो व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं साहब मैंने मर्डर नहीं किया है, मैंने उसका हत्या नहीं की है, कोई और किया होगा। तो जज भी बोलेगा ससुरा तो झूठ बोल रहा है अभी, है ना, मार के खड़ा है मेरे पास, झूठ बोल रहा है, मुझसे ही झूठ बोल रहा है। तो इस केस में किसने देखा है कि उसने हत्या की है, तो गवाही की ज़रूरत पड़ेगी, विक्टिम रहेगा उसमें, जो भी हो विक्टिम के लिए गवाह होना चाहिए। अब गवाह कहाँ से ढूंढें, तो जब तक मतलब पुलिस क्या करेगी, उसको ले गए वहाँ पे जज के पास। अब पुलिस क्या करेगी कि सर हमें कुछ दिनों के लिए मतलब दे दीजिए इसको, ताकि हम सबूत इकट्ठा कर लें, और मतलब उसको उसका दोष जो हो वो सिद्ध नहीं हुआ है तो उसको जेल भी नहीं भेज सकते। पुलिस चाहे तो अपनी कस्टडी में ले सकती है, अपनी कस्टडी में लेना मतलब जेल भेज देना, लेकिन उसको अभी दंड सिद्ध नहीं हुआ है, दंडात्मक निरोध नहीं मिला। जब तक वो केस चल रहा है, जब तक उसके सबूत नहीं मिल रहे हैं, और या ऐसा लग रहा है कि जब तक सबूत नहीं मिलते हैं तो तब तक ना वो व्यक्ति दोषी सिद्ध हुआ और ना ही वो निर्दोष है, वो बीच में लटका हुआ है। तो जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ऐसा नहीं मिल जाता कि ये व्यक्ति निर्दोष है या फिर ये दोषी है, दोनों में से कोई एक सबूत मिलना चाहिए। जैसे उसके पास पक्का सबूत मिलता है तो उसको जज साहब या तो छोड़ देंगे, बरी कर देंगे, या फिर दंडात्मक में आ जाएगा तो हम समझ ही चुके हैं। अब पुलिस बोलेगी कि सर इसको व्यक्ति को हमें दे दीजिए ताकि हम इसको मतलब और अच्छे से पूछताछ कर सकें, लोगों पर दिखा सकें कि यही व्यक्ति था जिसने मर्डर किया है सब कुछ। तो पुलिस बोलेगी वो मतलब 15 दिन के लिए रिमांड पर दे देगी, पुलिस रिमांड पर दे देगा कौन, जज साहब। अब 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि वैसे मारने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो कितना भयंकर कितना खतरनाक मारते हैं ये वही समझ सकता है जिसको मार पड़ी है पुलिस की, और कोई नहीं समझ सकता। तो वहाँ पे मार के बोल तूने मारा है ना उसको, बोल दे बेटा, बहुत सारे उनके तरीके तो वो सब करते हैं जो ये अनलीगल है, मारपीट नहीं है। लेकिन क्या करें, लोग भी तो हैं जो मुंह नहीं खोलते हैं। मतलब 100 चूहे बिल्ली क्या बोलते हैं उसको, 100 चूहे बिल्ली खाकर चली हज को। तो वहाँ पे विचार तो अब पुलिस रिमांड पर दे दिया, फिर उसको जेल में डाल दिया, फिर कभी ऐसा ही करते रहे। तो उसका जब तक वो उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, उसके खिलाफ पूरे पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, तो वो कहलाएगा अंडर ट्रायल डिटेंशन या विचाराधीन निरोध। विचाराधीन कहलाता है, ना उसका दोष सिद्ध हुआ है और ना ही वो दोषी पाया गया है और ना ही वो निर्दोष है। उस पर मतलब इल्ज़ाम लगा हुआ है कि ये इसने मर्डर किया है, इसने हत्या की है, तो उसको बोलते हैं विचाराधीन निरोध। इसको आप समझने के लिए एक मूवी है अंडर ट्रायल, आप उसको देख सकते हैं, राजपाल यादव की है, बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है, बहुत बड़ा गुनाह था उसका, तो आप उसको ज़रूर एक बार देखें, आपको उसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो अब ये भी हमारा हो गया, किसी व्यक्ति ने क्राइम किया तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ना वो दोषी करार हुआ ना निर्दोष करार हुआ, तो अंडर ट्रायल कहलाएगा। और जब तक उसका केस चल रहा है, उसके वकील वगैरह हैं, फिर अगर जो वो क्या हुआ, उसके खिलाफ सबूत मिल गया तो उसको दंडात्मक निरोध हो जाएगा और 14 साल तक की इसमें मैक्सिमम सज़ा मिल जाएगी। अब कभी कभी होता है कि कोई बड़ी एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो 370 अभी जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तो उस समय कुछ व्यक्तियों के ऊपर ऐसा था कि ये मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बम गिरा सकते हैं या भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे शांति भंग होगी या कुछ आंतरिक सुरक्षा का मामला हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध, मतलब गिरफ्तारी से पहले ही, मतलब क्राइम करने से पहले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी उसने क्राइम किया नहीं, उससे पहले। और कब तक रख सकते हैं, 3 महीने तक। ऐसे तो 1975 में हुआ था, 24 जून की रात को, जब जयप्रकाश नारायण को, अटल बिहारी वाजपेयी को, मोरारजी देसाई थे, लालू प्रसाद यादव थे, इनको गिरफ्तार कर लिया और 3 महीने जेल में रहे। 35-40 हज़ार 30-40 हज़ार गिरफ्तारियाँ हुई थी और इंदिरा गांधी ने चुनाव जीत लिया था। तो ऐसा होता है। तो निवारक निरोध में जो अनुच्छेद 22 के तहत है उसको हम पहले, अब यही चीज़ आपको याद होगा कि 1919 शायद रोलेट एक्ट
उस समय जो झंडू बाम रोलेट थे, उन्होंने एक एक्ट लाना चाहा था कि इसमें 9 गवाही, 9 दलील, 9 वकील, सीधे सीधे जेल। तो इसमें ना कोई पुलिस की रिमांड होगी, ना कोई गवाही होगी, ना कोई केस चलेगा, ना कोई न्यायाधीश होंगे, ना कोई वकील होगा, सीधे उसको उठाओ और उठा के जेल में पटक दो, उसको जेल में ही डाल दिए। तो लोगों ने इसमें बोला था कि नहीं, ये गलत है, उसको एक बार अपने सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वही कानून फिर से हम लागू किया, मीसा, इसकी ज़रूरत पड़ी। और सोचो, आज़ाद भारत में मीसा जैसे कानून चल रहे हैं। लेकिन ये भी है कि जैसे कहते हैं, मीसा तो आया है, अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन इसी का सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ है। सबसे ज़्यादा किसका मिसयूज हुआ है? मीसा का मिसयूज। जैसे ही हमें आज़ादी मिली थी, तो आज़ादी किसको मिली थी? व्यक्तियों को, ना कि और चीज़ों को। मतलब सिर्फ आदमियों को आज़ादी मिली थी, पेड़ पौधों को आज़ादी थोड़ी मिली थी, किसी शहर को आज़ादी नहीं मिली थी, किसी टेबल कुर्सी को आज़ादी नहीं, किसी बिल्डिंग को आज़ादी नहीं मिली थी, सिर्फ व्यक्तियों को आज़ादी मिली थी। और आज़ादी का मतलब ये था, और आज भी यही है, कि उस व्यक्ति के लिए मतलब उसकी फ्रीडम हो कि वो कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो मौलिक चीज़ें हैं, वो कर सके, वो किसी में कोई रोक टोक ना हो। बाकी उसको कोई भी रोड चलते उठा के जेल में न ठूंस दे, ताकि उसको पता चले कि मैंने किया क्या है, तब मुझे जेल में भेजें और मुझे एक बार अपना सफाई देने का मौका मिले, एक बार चांस मिले कि मैं अपनी सफाई दूं कि मैं मतलब मैंने कोई क्राइम नहीं किया है और मैं पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से निर्दोष हूँ। तो उसके बीच भी हमने मीसा को लाया और मीसा के लिए हमने बहुत सारा, तो हमें यहाँ पे आप समझ गए कि जब अंडर ट्रायल विचाराधीन होता है तो यहाँ पे ये एक शब्द यूज करेंगे, कन्विक्ट। यहाँ पे कन्विक्ट मतलब दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्ध हो जाता है तो दंडात्मक निरोध, और या तो बाइज्जत बरी हो जाएगा, वो चला जाएगा। फिर से एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं और इसको हम नाम क्या दे सकते हैं कि अंडर ट्रायल को एक नाम और दे सकते हैं, अभियुक्त, एक्यूज्ड, या इसी को बोलते हैं अभियुक्त, कि ये अभी अभियुक्त है, अभी इसका दोष साबित नहीं हुआ है, तो अंडर ट्रायल रहेगा। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, कोई भी गिरफ्तारी होती है, तो उसको सबसे पहले उस पर केस चलता है। यदि उसके खिलाफ कोई ठोस पुख्ता कोई सबूत नहीं मिलता है दोष सिद्ध होने के या निर्दोष सिद्ध होने के, तो उस समय वो अंडर ट्रायल रहता है, एक्यूज्ड रहता है, अभियुक्त रहता है। तो वो अगर जो उसके पक्ष में उसके ठोस सबूत ऐसे मिल गए कि ये निर्दोष है, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और यदि उसमें कन्विक्ट हो गया, उसको दोष सिद्ध हो गया, तो दंडात्मक पुनिटिव डिटेंशन हो जाता है या दंडात्मक निरोध हो जाता है, जिसमें हमें सज़ा मिलती है। वो होता है फिर एक प्रिवेंशन डिटेंशन, निवारक निरोध है, जिसमें मतलब निवारक निरोध का मतलब ये होता है कि किसी को सज़ा देना नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि क्राइम होने से पहले क्राइम को रोकना, मतलब क्राइम को रोकना मीसा का लक्ष्य है, ना कि किसी को सज़ा देना। और जैसे 370 में महबूबा मुफ्ती थी और अपने अब्दुल्ला जी थे, शेख अब्दुल्ला, जिनके डैडी उमर अब्दुल्ला थे, उनके डैडी शेख अब्दुल्ला थे, वही जो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए थे MSc करके, और कश्मीर घाटी में आंदोलन चलाया था हरी सिंह के खिलाफ। तो वही उनके मतलब शेख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला के बेटे ये अब्दुल्ला थे अपने। तो इनको सबको अरेस्ट कर लिया गया था मीसा के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब इनका गिरफ्तारी नॉर्मल होती है, ऐसे कुछ नहीं होता है। घर में इनके मतलब होम अरेस्ट बोलते हैं, होम में अपने उनके ही घर में उनको बंदी बना के रख दिया जाता है। उनके मतलब टीवी की लाइनें, केबल लाइन काट दी जाती है, टेलीफोन लाइन काट दी जाती है, किसी को व्यक्ति को मिलने जुलने नहीं दिया जाता है। अपने घर में रहो, जो व्यक्ति घर में है उन्हीं से अंदर बात करो, और किसी बाहर के व्यक्ति से ना आप बात कर सकते हैं, ना किसी को देख सकते, अपने घर में ही कैद रहेंगे। ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मीसा के तहत हमारी गिरफ्तारी होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसको समझने के लिए अच्छे से थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पे मैं इधर मिटा के लिखता हूँ कि
चलिए पूरा मिटा लेते हैं। आपने संविधान में कुछ कुछ देखा होगा, संविधान में चलते हैं और तब हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, हमारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि संविधान को हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। वैसे हमें देखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं या मौलिक अधिकार। देखिए मीसा पढ़ने के लिए इसमें कोई वो नहीं कि स्टार्टिंग कहाँ से करें या कुछ भी इधर उधर की चीज़ें बीच में घुस सकती हैं। तो क्या करना है, अपने संविधान को हम देखते हैं कि आपको पता है लगभग अगर जो टोटल मिलाया जाए तो 400 के आसपास से कुछ अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 भाग में से पहला भाग हमारा जो आता है भाग 1, यहाँ पे ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक जिसमें बताया गया है कि मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, राज्य अधिकार है कि कितना उसका राज्य। भाग 2 में है ये 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक है और इसमें नागरिकता का उल्लेख है कि किसी भी सिटीजनशिप का उल्लेख है, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी भारत की। जन्म से हो सकती है, वंशानुगत हो सकती है, भूमि विस्तार से हो सकती है। कोई नागरिकता यहाँ की हासिल करना चाहता है कोई 6 साल से, मतलब उसको अब CAA NRC में करेक्शन करके अलग कर दिया गया, मतलब कुछ करेक्शन किया गया कि कितने साल से व्यक्ति रह रहा है। तो ये नागरिकता होगी कि भारत का नागरिक कौन होगा, भारत का नागरिक कौन होगा। भाग 3 आता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक और इनको बोलते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। 12 से 35 तक हैं, 12 और 13 में कुछ और चीज़ें हैं और 33, 34, 35 में कुछ और चीज़ें हैं। जैसे कुछ इमरजेंसी लगती है, जब भारत में इमरजेंसी के समय की मार्शल लॉ लगता है तो उसमें उस समय कौन कौन सी चीज़ प्रतिबंध होंगे या मार्शल लॉ के समय कौन कौन से उसमें कंडीशन लागू होंगी, किस कंडीशन के थ्रू फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार होंगे, उसके बारे में ये सब बताया गया है। तो और अनुच्छेद 35 जो है तो वो लोकसभा मतलब संसद में लोकसभा को ताकत देता है कि फंडामेंटल जब भी कोई इमरजेंसी लगती है तो उस समय मौलिक अधिकार में कौन कौन सी ताकत लगेगी, कौन कौन से चीज़ें उसमें रहेंगी कि मतलब उसके संबंधित कुछ ताकत, विशेष ताकत दिए गए हैं। अनुच्छेद 35 में संसद को विशेष ताकत दिए गए हैं मौलिक अधिकार के संबंध में जब इमरजेंसी हो। और जब मार्शल लॉ का तो आपको पता है कि जब भी मार्शल लॉ लगता है तो उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई कोर्ट नहीं होता, कोई जज नहीं होता, न्यायाधीश नहीं होता है। सीधे पूरी जो ताकत होती है, पूरी लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सब कुछ सेना के हाथ में आ जाती है। और सेना के हाथ में ताकत देना तो आपको पता है कि पाकिस्तान को तो उसी को नल्ले को लोग तो इससे ही बहा देंगे जो खंभात की खाड़ी में जाके डूब सकता है, इसलिए उनको नहीं देते हैं। तो हम यहाँ पे भारत का ये कॉन्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं, भारत का संविधान देख रहे हैं। संविधान में हमने देखा कि भाग 3 में 12 से 35 तक फंडामेंटल या मौलिक अधिकार है। तो 12, 13 तो हमने पढ़ना नहीं है, हमें 14 से देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 14 से 18 तक। तो यहाँ पे है ये आर्टिकल है अनुच्छेद 14 से 18 और इसको बोलते हैं समता या समानता का अधिकार है, जिसमें से अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष सबको समान अधिकार होगा। मतलब जब गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगी तो सबके लिए एक सा कानून होगा, एक से मतलब एक जैसा कानून होगा, सब पर एक जैसा ही लागू किया जाएगा, किसी के लिए कम या किसी के लिए ज़्यादा नहीं। ये अनुच्छेद 14 हो गया। अनुच्छेद 15 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, उसके कलर, रंग और उसके भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के जाति, किसी भी धर्म,
किसी भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों में, पुरुष और महिलाओं में इतना अंतर क्यों? इसका मतलब हम देशद्रोही हो गए। जो भी ये लिंग के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव करता है तो देशद्रोही ही कहलाता है, अगर जो कानून का फॉलो नहीं करता है, पालन नहीं करता है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो क्यों इतनी मतलब हमारे कानून जो बनाते हैं उनने तो सही बनाया, जो कानून जिनके हाथों में दिया गया है कि आप इसको पालन करो, जो वर्दी पहन लेते हैं वो भूल जाते हैं शायद कि कानून में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ों की। अभी देखो अनुच्छेद 20 और 21 बताएंगे, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मतलब आज इतने लोग गुलाम हो गए हैं किसी न किसी के, पुलिस के, या बहुत सारे संगठन, RSS है, बजरंग दल है, मुस्लिम लीग है, पता नहीं कौन कौन से संगठन है। आप रोड में महिला मित्र के साथ आप घूम नहीं सकते किसी लेडीज़ के साथ, मतलब उनको ज़्यादा खुजली हो जाती है। अब उनको कौन कानून पढ़ाए, क्योंकि सरकार भी उन्हीं के हाथ में है। मतलब एक समय 14 फरवरी को ऐसा होता है वैलेंटाइन डे में, मैंने कई लोगों के साथ देखा है, आप अपनी बहन के साथ भी अगर जो रोड में कहीं मार्केट जा रहे हैं, किसी शॉपिंग करवाने जा रहे हैं, कहीं घूमने, रिश्तेदारी में निमंत्रण, तब भी वो इतने क्रूरता दिखाएंगे कि कुछ कह नहीं सकते। क्या कहें इनको, पता नहीं कौन है ये, कहाँ से आते हैं। मुझे तो डाउट ही होता है इन लोगों पर कि ये भारतीय नागरिक है ही नहीं, और ना ही ये कानून का पालन करना जानते हैं, और जो अपने आप को जो बता रहे हैं वो है ही नहीं, उनकी वो असलियत पहचान नहीं है। और मज़े की बात तो ये है कि इनके ऊपर कोई FIR भी नहीं करवा सकते, पुलिस इन पे FIR भी नहीं करती, क्योंकि उनके लिए स्पेशल पावर प्राप्त है, पता नहीं कौन से पावर है। तो हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15 आपको समझ में आ गया, किसी भी जाति। अब आप सोचिए, आप बताइए, आप कमेंट कीजिए कि क्या ये बात सत्य नहीं है कि अनुच्छेद 15 में जो बातें लिखी हैं कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये जाति हुई कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये जानवर है, ये भैंस है, ये गाय है, उसके आधार पर क्यों किसी पर हम भेदभाव करें? या फिर लिंग ही स्पष्ट लिख गया कि किसी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए, अब हमारा आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, उसके लोक नियोजन के संबंध में सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब किसी भी सरकारी चीज़ों में सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ कंडीशन के होते हुए हैं कि जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये अपवाद हैं और इनको मतलब रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखा गया है। उनको कुछ और चीज़ें हैं। 17 में, अनुच्छेद 17 बोला गया है इसमें, इसी के अंदर कि अस्पृश्यता का अंत है। मतलब अस्पृश्यता का संविधान में लिखने से क्या होगा? मतलब छुआछूत का अंत है कि किसी भी व्यक्ति को छूने। जब यहाँ पे किसी एक लड़का और लड़की या किसी जाति पर इतना भेदभाव हो रहा है तो ये आम बात है, स्वाभाविक है, लेकिन बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए। अब संविधान में लिख गया, कानून में लिख गया कि इसमें छुआछूत नहीं होनी चाहिए। अब कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना लेके कोई बोलेगा नहीं नहीं छूना नहीं, दूर दूर हट, दूर हट। अरे ये देख सर्टिफिकेट देख मेरे पास है, क्या करेगा सर्टिफिकेट का माथे में चिपका के घूमे? जब तक इंसान की यहाँ पर वो सर्टिफिकेट नहीं छप जाता है ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कितने भी कानून बना लें, उनमें बहुत ज़्यादा कठोर कानून बनाने लायक है। हमारा 17 में होता है कि अस्पृश्यता का अंत होता है, और 18 में दिया गया है कि उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है ऐसे कि जैसे किसी भी व्यक्ति, कोई भी सम्राट, कोई भी राजा, मतलब कुछ भी अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है जब तक वो उसको मेहनत से उसमें बाय रूल, जो नियम के आधार पर उसको हासिल ना कर ले। जैसे भारत रत्न, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये जो सेना में अवार्ड दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार, ये सब जो रत्न होते हैं ये इसी अनुच्छेद 18 के रास्ते से दिए जाते हैं, इसी के तहत दिए जाते हैं, और ये भारत सरकार, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट प्राप्त कर देती है। मतलब ये हो गए हमारे अनुच्छेद 14 से 18। फिर आते हैं अनुच्छेद 19 से 22, और इनको बोलते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार हैं संविधान के अंदर। और मैं तो मौलिक अधिकारों को, मैं तो अम्बेडकर जी ने कहा था इनको कि
मतलब अनुच्छेद 32 जो है उसमें मौलिक अधिकार के अंदर ही आता है कि ये संविधान की आत्मा है। वैसे तो प्रस्तावना को ही कहा गया है, लेकिन इसको भी भारत मतलब इसको मूल ढांचा बनाया गया है, कहा गया है। तो मौलिक अधिकार में सबसे अच्छे बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल जो है 19 से 22 तक है। 19 से 22 के बीच में जैसे 19 यहाँ पे लिखते हैं, अनुच्छेद 19 से 22 और ये स्वतंत्रता का अधिकार है, आपने देख लिया स्वतंत्रता का अधिकार। अब किस प्रकार से स्वतंत्रता देते हैं, तो हमारा अनुच्छेद 19 1A, अनुच्छेद 19A क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन जैसे अभी क्लॉज है 1, तो 1 के अंदर है ABCD 7 प्रकार के हैं इसमें मौलिक अधिकार, EF मतलब 7 प्रकार के थे पहले, अब एक डिलीट कर दिए गए, बताएंगे कौन सा है। तो इसमें 1 के अंदर इतने, और ए जो है तो बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, देता है हमें। और जो बी है अनुच्छेद 19(1) का सब क्लॉज बी है कि कहीं भी व्यक्तियों के एकत्रित होने की, सभा करने की स्वतंत्रता है, बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, मतलब संगठन बना ग्रुप में इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पे भी एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन सब में कंडीशन है, बताऊंगा। सी में है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता है। आप कोई सा भी ग्रुप बना सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं वैसे भी आप ग्रुप बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान। अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज डी में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी घूमने फिरने की, भारत के मतलब भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी निष्फिक्र घूमने फिरने की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में कभी भी किसी भी समय आ जा सकता है, मतलब ट्रेवल करने की आज़ादी है किसी भी राज्य में। ई में बताया गया है कि भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति को किसी भी राज्य में वहाँ पर बसने की आज़ादी है। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई भोपाल का है और वो यहाँ से बेंगलुरु नौकरी करने गया और उसको लगा कि नहीं, मैं अब पूरी ज़िंदगी मुझे मतलब अच्छा लगा है, रिटायर होने के बाद पूरा बुढ़ापा यहीं काटना है, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपना घर खरीदे और वहाँ पे वो घर बना के रह सकता है, कोई उसको परेशानी नहीं है। मतलब संविधान उसको, कानून रोक नहीं सकता, उसको फुल आज़ादी है कि वो किसी भी राज्य में कहीं भी रह सकता है। और पहले इसमें जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन अब कोई अपवाद नहीं है, भारत के 28 राज्य और पूरी टेरिटरी में कहीं भी रह सकता है। एफ में था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, जिसको ये 44वां संशोधन करके 1978 में 44वां 44th अमेंडमेंट संशोधन हुआ था। उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और आपने सुना होगा गोलकनाथ बनाम केरल राज्य, तो उसके तहत इसमें संपत्ति का अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति को हम संपत्ति का अधिकार नहीं दे सकते कि ये मतलब उसका मूल अधिकार हो, वो फिर चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। अब क्या होता है कि ये हमारा भारत का सभ्य कानून है, सभ्य कानून है। और जैसे अभी हमने यहाँ डिटेंशन गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि लचीला है कानून, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तत्काल फांसी दे दो, तत्काल उसमें कोई केस ना चलाओ कितना भी। तो हमेशा से भारत का, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड का भी सभ्य कानून है, भारत का भी वही निर्णय है कि भले ही 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और अगर जो ऐसा होता है हमारे संविधान के, हमारे राजनीति के इतिहास में, तो वो बहुत बड़ा कलंक होगा
और वो सबके लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब उसमें केस करते हैं, उसकी सुनवाई होती है कि वो व्यक्ति यदि निर्दोष है तो पूरा मौका मिलता है उसको सिद्ध करने के लिए। हालांकि वो चीज़ होता नहीं है, अब खरीदी जा चुकी हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन कानून का मकसद तो यही था कि 100 व्यक्ति भले ही छूट जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब दोषी व्यक्ति 100 छूट जाएं, लेकिन एक भी अगर जो निर्दोष व्यक्ति को सज़ा होती है तो उसको बहुत बड़ा कलंक लगेगा। चलिए, अब हमें 19(1) में ही देखना है कि हमारा लास्ट में क्या आता है, जी में, 19(1) के जी में इसमें है कि किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय करने की, किसी भी प्रोफेशन चुनने की उसको स्वतंत्रता है। अपने मन का वो व्यवसाय कर सकता है, आजीविका चलाने के लिए किसी भी तरीके की अपनी वो व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, इसकी आज़ादी है। लेकिन 19(1) में ये था, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हैं ये सब। तो वहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं। क्या? जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता है कि मेरा मौलिक अधिकार है, किसी ने बोल दिया कि मैं बोलूँगा, मैं तो बोल। अब मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता इसी के आधार पर। तो जो 2, 3, 4 इसमें जो 19 के सब क्लॉज 2, 3, 4 में ये सब दिया गया है, तो उसमें ये है कि उसमें कंडीशन है कि आपको बोलने की आज़ादी। इसका मतलब हमारे संविधान ने, अम्बेडकर जी ने ये दे दिया, कानून में लिख दिया कि आपको बोलने की आज़ादी है, और ऊपर वाले ने आपको जीभ दे दी बिना हाड़ मांस हड्डियों की, तब कहीं भी घुमाते रहेंगे क्या? कुछ भी बोलते रहें किसी को? ऐसा नहीं है। उसमें कुछ प्रतिबंध है कि आप किसी को आहत पहुंचाने के लिए, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। एकत्रित होने की मतलब वो, तो एकत्रित होने का ये है कि अभी जैसे कोरोना में लॉकडाउन लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन लगा हुआ है और आप कहीं भी इकट्ठा होके ताश के पत्ते खेल रहे हैं, छल्ले उड़ा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये थोड़ी होता है। मतलब कुछ प्रतिबंध हैं। ग्रुप बनाने की है तो ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन जिससे कानून को, किसी व्यक्ति को कुछ समस्या ना हो। ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे प्रतिबंध नहीं होता है, आम व्यक्ति जा सकता है। जहाँ पे प्रतिबंध है, आप बोलोगे कि हमें पार्लियामेंट में घुसना है, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं होगा कि आप पार्लियामेंट में, संसद में वहाँ घुस जाएं, कहीं वोटों की गिनती हो रही है वहाँ चले जाएं, या कहीं पे आप 144 धारा लगी है, कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, कोई युद्ध छिड़ा है। संपत्ति का अधिकार तो हटा ही चुके हैं, ये तो हमारे इसमें है ही नहीं। व्यवसाय चुनने की अब ये इसीलिए किया गया है कि स्टार्टिंग में 2, 3, 4 ये सब नहीं जुड़े थे, लेकिन एक व्यक्ति ने इसमें संविधान में जैसे पढ़ा कि इसमें लिखा हुआ है कि अरे वाह, मौलिक अधिकार है हमारा कोई भी प्रोफेशन चुनने की, तो व्यक्ति मेडिकल की दुकान खोल ली, वो क्लिनिक खोल लिया, लोगों का इलाज करने लगा। तो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, कानून में लिखा हुआ है कि हम कोई भी कानून व्यवसाय चुन सकते हैं। तो उसको बताया, फिर उसमें करेक्शन करके लिखा गया कि मतलब यदि ये चीज़ें फॉलो करते हो तो इस रास्ते से होकर ये चीज़ें लागू होंगी आप पर, तो उसको MBBS करने की ज़रूरत होती है, तब वो क्लिनिक खोल सकता है। मतलब कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन है हमारे मौलिक अधिकार। हमने समझ लिया 19 को। अब चलते हैं अनुच्छेद 20 में। और यदि पूरे संविधान में से 400-425 में से अगर जो आपको कोई भी ऐसा कहे, मुझे कहे कि टोटल महत्वपूर्ण कोई 5 अनुच्छेद चुनिए, तो 20 और 21 बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो इन तीनों को, चारों को लूँगा, 19, 20, 21, 22, 5 में से 22 है पूरे। और उनमें से 20 और 21 को तो, या 21 को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसके बारे में हम देखेंगे। तो देख रहे हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है। तो इसमें यह है कि जब किसी को दंडात्मक निरोध हो जाता है, अभी देख रहे थे कि पुनिटिव डिटेंशन दंडात्मक है, तो अपराध के लिए जो अपराध सिद्ध हो जाता है किसी व्यक्ति के लिए, तो उस पर अनुच्छेद 20 लागू होता है। जैसे 3 इसमें चीज़ें लागू होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि किसी भी व्यक्ति को एक क्राइम के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। किसी भी एक दोष के लिए एक क्राइम करता है तो उसको एक बार सज़ा मिलेगी, मतलब 1 क्राइम 1 पनिशमेंट है, दोबारा उसको सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ इसमें कही गई है, दूसरी बात है अनुच्छेद 20 में, अगर जो एक ही क्राइम के लिए 2 बार किसी को सज़ा मिलती है तो वो व्यक्ति जाके कोर्ट में अपील कर सकता है, ये याचिका लगा सकता है।
यहाँ पर, या कि मैंने एक क्राइम किया था और उसकी मैंने सज़ा एक बार भुगत ली है, मुझे उसकी दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती है, भले ही वो गलत हो या सही हो। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जिस समय अपराध करता है तो जो उस समय कानून था उसी कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी, ना कि पहले बनने वाले कानून के तहत और बाद में बनने वाले कानून के तहत। मतलब ना पहले के कानून के तहत ना बाद के। जैसे आज की डेट में अगर जो कोई अभी अपराध करता है तो आज मान लो कोई किसी से हत्या हो जाती है, गलती से की या उसने जानबूझ के किया, तो उसने किया तो क्राइम, तो आज यदि 14 साल की सज़ा है उसको तो 14 साल ही मिलेगी, ना कि 10 साल पहले अगर जो 20 साल थी तो उसके तहत, या भविष्य में कभी 25 साल या 10 साल की जाती है ना उसके तहत। उसको जिस समय कानून होता वो अपराध हुआ होता है जिस डेट में, उस डेट में उसकी क्या सज़ा थी उसी सज़ा के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगा। तीसरे में है किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुम मतलब ज़बरदस्ती कबूल करो। हालांकि पुलिस, इसीलिए पुलिस की जो गवाही है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है। आप ये बोल सकते हैं, कभी आपके साथ होता है कि कंधे पर 2 स्टार क्या लगा लिए, खुद को न्यायाधीश समझने लगे क्या? आप पहले ये पता करें कि पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट गवर्नमेंट या उसमें न्यायाधीश के पास, जज के पास मान्य नहीं होती है, ना ही पुलिस की गवाही। अगर जो आप पुलिस के सामने कभी कबूल भी लें, मार मार के ज़बरदस्ती कबूल करवा भी लेते हैं कि हाँ आपने अपराध किया है, तो पुलिस गवाही नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को, कोर्ट को पता होता है, जज साहब को, महोदय जी को, कि पुलिस मार मार के कबूल करवा लेते हैं, तो वहाँ पे उसको सज़ा मतलब ज़बरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। और उस व्यक्ति को अपने वकील से सलाह परामर्श लेने के लिए उसको पूरी तरीके से छूट होगी, पूरी तरीके से आज़ादी होगी। यदि आपको वकील, अपने पसंद के वकील से मिलने के लिए मना किया जाता है कभी भी, तो आप बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं उसके तहत हम अपने आप को वहाँ पे अपने वकील से मिलने की हमें आज़ादी है। आप हमें मेरे वकील से मिला सकते हैं। यदि मैंने आपको जो फिल्म बताई है अंडर ट्रायल, उसमें देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है कि जो व्यक्ति अरेस्ट होता है उसको मनपसंद के वकील से मिलने के लिए वो बोलते हैं कि मुझे वकील से मिलना है, तो जज बोलती हैं कि उनको वकील, अब इनके वकील से मिलवा दीजिए। लेकिन जो मुजरिम है, जो क्रिमिनल है, वो डिमांड करता है, मांग करता है कि मेरे जज वकील को यहीं बुला दीजिए। तो वकील साहब पूछते हैं, जज पूछते हैं कि आपका वकील कौन है, बताते हैं कि मेरे वकील ये हैं, तो उनको वहीं कोर्ट पे ही बुलाते हैं अपने सामने। मतलब इतना उसके पास अनुच्छेद 20 के तहत पावर है। अब हमारा आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत हम देखेंगे बहुत अगर जो पूरे संविधान में देखा जाए तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21। इसमें आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अपनी पर्सनल फ्रीडम, अपने खुद के शरीर की स्वतंत्रता है। मान लो किसी व्यक्ति को कोई मतलब पर्सनल फ्रीडम, इसको हम बोल सकते हैं, मैं पर्सनल फ्रीडम बोल दूं, आमतौर पर यही लोग बोलते हैं। अब पर्सनल फ्रीडम इंसान की कैसी भी हो सकती है, मतलब उसको एकांत चाहिए, पर्सनल कुछ आज़ादी चाहिए, उसको कोई छीन नहीं सकता है। जैसे अपने घर में वो क्या बना खा रहा, क्या कर रहा है, मतलब कुछ कंडीशन लागू होती हैं कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करें, तो उसको पर्सनल फ्रीडम देता है। जैसे इसीलिए इसी में गवर्नमेंट को बोला गया है कि मतलब सभी राज्य सरकारों का ये उद्देश्य होना चाहिए, ये कर्तव्य बनता है उनका कि अपने राज्य के व्यक्तियों को मतलब स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए। इसके लिए एक वन न्यायालय की स्थापना की गई थी, मतलब वन न्यायालय न्यायाधिकरण ऐसे कुछ करके पारित हुआ था 2010 में।
उसके तहत वन न्यायालय की स्थापना की गई और उसकी जो मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली में है और उसकी मुख्य जो अन्य पीठें हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। इस प्रकार से भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में अन्य पीठें हैं। खंड जो मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली में है और उसको हम वन न्यायालय बोलते हैं। तो पर्सनल फ्रीडम के इसमें है, तो हमें इसमें बहुत थोड़ा सा देखते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये तो होगी पर्सनल, और जो दूसरा होता है राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार। जीने का अधिकार भी किसी भी व्यक्ति को। अब इसमें इसके तहत जब संविधान बन रहा था तो बी एन राव थे और एक भीमराव अम्बेडकर जी, इनके बीच में बहस हो गई थी कि यदि हम राइट टू लाइफ मतलब लाइफ मतलब किसी भी जीवन जीने का अधिकार हम दे रहे हैं उसमें, तो उसकी हम उसको फांसी कैसे दे सकते हैं? यदि हम फांसी दे रहे हैं तो इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें संशोधन करके लिखा गया है कि विधि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके आधार पर पर्सनल फ्रीडम और जीने का अधिकार ये दोनों दिया जाएगा। अब किसी भी व्यक्ति को जीने का टोटल अधिकार है, उसको मर नहीं सकते हैं, और उसको पर्सनल फ्रीडम का अधिकार है कि उसकी पर्सनल उसकी चीज़ें पर्सनल ही रहें। इसीलिए जो आधार कार्ड वाला जो केस आया था कोर्ट में चल रहा था, इसके बाद अनुच्छेद एक फिर 86वां संशोधन हुआ था, 86th अमेंडमेंट, ये हुआ था 2002 में, और इसमें अनुच्छेद 21 में ही एक सब क्लॉज जोड़ी गई थी का, आर्टिकल 21 में का ए नंबर, इसमें बोला गया था कि किसी भी व्यक्ति को मतलब जीने का अधिकार है तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से जो भी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की जो डिसाइड करती है उसके नियम के आधार पर जहाँ तक हो सके तो फ्री और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। और किसी भी कंपनी में किसी भी जहाँ पर वर्कर होते हैं तो 14 साल के नीचे के बच्चों को वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उनको बाल मजदूरी पर नहीं रखा जाएगा, मजदूर नहीं बना सकते हैं, और उनको पढ़ने का अधिकार है और उनको पूरा तरीके से राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार कि सबको अनिवार्य रूप से उचित और महत्वपूर्ण शिक्षा मिले, जितनी शिक्षा मिलनी चाहिए सब बच्चे को। यहाँ पे आते हैं। अब हम इसके बाद से चलेंगे अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 आता है जो हमें पढ़ना ही था आज मीसा के लिए। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। अनुच्छेद बोला गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में निरोध है। जैसे अभी हमने चर्चा कर ही चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति को अगर जो गिरफ्तार किया जाता है तो उसको पुलिस अपनी हिरासत में मतलब 24 घंटे तक रख सकती है, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है, और 24 घंटे के अंदर ही उसको माननीय न्यायालय में न्यायाधीश के पास पेश करना होगा, आने जाने के समय को छोड़कर, और उसको पूरे तरीके से कारण भी बताना होगा कि हम किस तरीके से आपको गिरफ्तारी कर रहे हैं। फिर वो न्यायाधीश महोदय वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी आपकी कुछ आप कैसे आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे आते हैं कि निवारक निरोध है, मतलब इसमें 24 घंटे के अंदर उसको पेश कर दिया गया, उसको अपने पसंद के वकील से सलाह, भले ही वो उसको दंड का पात्र है या नहीं है, अपने पसंद के वकील से सलाह मशवरा लेने के लिए उसको रोका नहीं जा सकता है। और उसको मतलब वही 3 चीज़ें हो गई, फिर से चाह गिना देते हैं कि पहला, ये आप 3 चीज़ें याद रखना है, मतलब इसलिए बार बार बता रहा हूँ। पहली चीज़ है कि हिरासत में लेने से पहले, मतलब जब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध है, डिटेंशन है, तो आपको गिरफ्तारी करने से पहले, हिरासत में लेने से पहले पुलिस को उसको कारण बताना होगा कि हम इस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश महोदय के पास, जज के पास न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। तीसरी चीज़ कि उस व्यक्ति को अपने मनपसंद से वकील से मिलने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए उसको
रोका नहीं जाएगा, उसको मिलवाया जाएगा उसके पसंद के वकील से। तो इसमें जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 22 में है, 22 के 1 से 3 तक पुनिटिव डिटेंशन है या दंडात्मक निरोध है, जो अभी चर्चा कर रहे थे। पुनिटिव डिटेंशन या दंडात्मक निरोध अनुच्छेद 22 में 4 से लेकर 7 तक निवारक निरोध है, खंड में निवारक निरोध है, जिनको हमने अभी पढ़ा था, देखा था, जिनको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, निवारक निरोध है। तो निवारक निरोध का मतलब किसी को दंड देना नहीं, किसी को सज़ा देना नहीं, बस उसको दंड मतलब कुछ भी क्राइम करने से रोकना होता है, उसको रोकना निवारक निरोध कहलाता है, जो 22 में 4 से 7 के बीच में। तो दंड किस प्रकार से मिलता है वो आपको 1 से 3 तक में बता दिया गया है, 4 से 7। अब कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द आते हैं, जैसे कस्टडी। कस्टडी होता है, कस्टडी मतलब यहाँ पे कुछ शब्द हैं तो उनको देख लेते हैं। कस्टडी कि इसमें किसी भी इंसान को मतलब ये गिरफ्तारी नहीं होती है। जैसे मान लो किसी आंदोलन कर रहे हैं तो उसको जो मुख्य हेड होता है, मुखिया होता है, तो उसको मतलब पुलिस कस्टडी में ले, अरे क्या करते रहते हो यार, मतलब चलो 2-4-5 घंटे एक दिन रात भर बैठाएंगे थाने में और छोड़ देंगे, उसको जाने देंगे, तो पुलिस कस्टडी में ले लिया है। और फिर एक होता है मतलब ये तो हो गई कस्टडी नॉर्मल वाली, मतलब फिर पुलिस की जो कस्टडी होती है, पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। और वैसे सभी शब्द लगभग हम समझ चुके हैं अभी तक कि जितने भी शब्द थे, वैसे अभी तक कोई शब्द बचा नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि मीसा को हम पढ़ रहे थे, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत हमारी बहुत सारी गिरफ्तारियां होती हैं और सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज हुआ है। इनके भी आप नाम याद रखिए, UAPA, अनलॉ, UPA शायद था, अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट। और फिर एक आता है इसमें मीसा हो गया, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। इसको अभी जो कोरोना में लगाई गई थी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा जो मिस यूज हुआ है तो मीसा है, और सबसे ज़्यादा बार लगाया गया है तो क्या है, NSA। सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ है NSA का। इसके बाद आता है एक टाडा, एक पोटो और एक पोटा। इनको भी हमें जानने की जरूरत। चलिए, तो यहाँ पे एक टाडा है, तो टाडा का होता है टेररिज्म एक्टिविटी डिसरप्टिव एक्ट, मतलब जो आतंकवादी संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं उनको रोकने के लिए इसका सबसे खतरनाक क्या था, टाडा। मतलब 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखना, एक तो मीसा, सबसे ज़्यादा मिस यूज होने वाला मीसा, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नासा, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और सबसे ज़्यादा खतरनाक टाडा जो टेररिज्म एक्टिविटी डिसरप्टिव एक्ट है। पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिव ऑर्डिनेंस। अब आपको पता है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब तक वो कानून पारित नहीं होता है तो ऑर्डिनेंस कहलाता है। टेररिज्म मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, ये 2001 में आया था, और इसको फिर ये मतलब इसको लागू किया गया था, फिर बहुत जल्दी इसको हटा दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था। मतलब 2001 इसको बोलते हैं। 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया, और इसमें फिर उसको 28 मार्च 2002 को इसमें अधिनियम बनने के बाद यही क्या हो गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये एक्ट बन गया था, जिसमें 23 आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया था, लगाया गया था कि इसमें, और ये इसमें सबसे ज़्यादा आतंकी डरते थे। तो ये 28 मार्च 2002 को एक्ट बन गया था, और इसको 2001 में लाया गया था ऑर्डिनेंस के रूप में।
तो इसमें मैं कुछ इसमें लिए हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें था हमारा एक तो था निवारक, जल्दी से बता देता हूँ। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में था। ये 26 फरवरी 1950 में ये आया था और इसको 1 अप्रैल 1950 को 51 को समाप्त कर दिया गया था। और फिर ये 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था। दोबारा इसको जीवन काल बढ़ाने के बाद इसको फिर से बढ़ा दिया गया था, 1971 में बंद किया गया। फिर एक मीसा जो हो गया, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, यही हो गया, जो 44वें संविधान संशोधन के कारण इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद से फिर से उसको लाया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी अधिनियम 1974 का था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये जो आया था हमारा NSA 1980 का था। और टाडा तो हमने देख लिया कि आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए है, कि जो टेररिज्म थे उनके लिए बनाया गया था। पोटो ऑर्डिनेंस का देख ही लिया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये बन गया था 2002 में। तो ये हमारे मीसा को भी समझ लिए। अब देखो मीसा में क्या था, थोड़ा सा वैसे हम देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देखिए कि मीसा को कितना ज़्यादा क्या मिला था। तो मीसा में हमारे बताया गया था कि कुछ चीज़ों के लिए निवारक निरोध के अंतर्गत इसमें था कि सरकार को ऐसे व्यक्ति को केवल जो मतलब मीसा के अंतर्गत जिनकी गिरफ्तारियां होगी, उनको था कि सरकार ऐसे व्यक्ति को सिर्फ 3 महीने तक अपनी कस्टडी में रख सकती है, निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध करना होगा तो उसको सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन करना होगा। क्या करना होगा? सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन। और इस प्रकार के व्यक्ति को निरुद्ध व्यक्ति के यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। मतलब निरस्त करने का कारण लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा, उसको प्रकट करने का कोई कारण नहीं होगा, मतलब नहीं बताया जाएगा। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। ये हमारे कुछ पॉइंट थे। अब ये हमारे मीसा से संबंधित हो जाते हैं। मीसा के अंदर गिरफ्तारियाँ, कुछ जैसे शब्द हैं आप, मैं यहाँ पे बता रहा था। कस्टडी मतलब हिरासत में लेना, ठीक है। पुलिस रिमांड, मतलब आपने समझा कि पुलिस रिमांड में लेना कि जज साहब से वहाँ से मतलब न्यायाधीश पुलिस को दे देते हैं कि इसको पूछताछ के लिए पुलिस के पास भेजा जाता है, तो पुलिस रिमांड होती है। जुडिशरी कस्टडी होती है। जुडिशरी कस्टडी मतलब वो व्यक्ति हो गया उसके किसके, जज साहब के, न्यायाधीश के, जज के अधीन, मतलब जेल में, जब वो जेल में चला जाता है। अरेस्ट आपने समझ लिया, गिरफ्तारी होती है किसी भी व्यक्ति को, मतलब उठा लाना उसके घर से ज़बरदस्ती, वो गिरफ्तारी होती है। पुलिस रिमांड हो गया, कस्टडी हो गया। एक होती है इंटेरोगेशन। सबसे पहले इंटेरोगेशन होती है जो मतलब नॉर्मल पूछताछ के लिए कि किसी व्यक्ति को मतलब 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ और बुलाया, चल अब्दुल तू भी या, सुरेश तू आ, मतलब क्यों रे क्या किया? कुछ नहीं सर, इसका मतलब मारा पीटा, ऐसे गाली गलौज दी हैं एक दूसरे को और कुछ नहीं है। उसने मेरी 2 ईंट चुरा ली हैं इसलिए मैंने ऐसा गाली दी है। अच्छा चल रहे, तू 2000 निकाल, तू 5000 निकाल, दोनों को जेब में डाला और जा, भगा दिया उनको। और ये ऐसे करते हैं पुलिस वाले, तो उनको जेब में पैसे डाला, उनको भगा दिया, तो पूछताछ की कि क्या हुआ और उनको समझौता करवा दिया। तो इस प्रकार से तो ये नॉर्मल केस होते हैं। जब दंडात्मक होते हैं तो उसमें मतलब बेल देना, एक तो बेल वाले केस होते हैं, एक नॉन बेलेबल होते हैं कि उनको चलिए संविधान के कुछ हमारे मौलिक अधिकार के ही कुछ और बचे हैं, तो मैं जल्दी से बता देता हूं कि 19 से 22 तक मौलिक अधिकार हो जाते हैं। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं कि आपके प्रति अगर जो किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो आप उसको रोक सकते हैं, उसके बारे में मौलिक अधिकार है आपका। 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने के लिए आपके पास आज़ादी है, स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी दे सकता है। कोई भी गवर्नमेंट आपको ये दबाव नहीं डाल सकती है कि आप अपने स्कूल में अपने जगह इस धर्म को पढ़ें, इसको समझें, इसका प्रचार प्रसार करें। अपने धर्म को जिसके हमें मानने की आज़ादी होती है, उसी धर्म को मानने के लिए
हमें प्रचार प्रसार करने के लिए, उसमें पूजा करने के लिए, उसमें दान दक्षिणा देने के लिए हम पूरी तरीके से आज़ाद होते हैं। किसी प्रकार के हमें कोई भी बंधन प्रतिबंधन नहीं होता है। हम अपने धर्म को किसी भी प्रकार से मान सकते हैं। 25 से 28 हो गए और 29 और 30 में हमारी शिक्षा और स्वतंत्र शिक्षा का अधिकार है और हमारी संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिससे हम अपनी मनचाही शिक्षा कहीं किसी भी जगह से हासिल कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये शिक्षा हासिल करने के लिए, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर को बचाए रखने के लिए कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। हम किसी भी प्रकार से अपनी शिक्षा हासिल करें, मतलब सही तरीके से हासिल करना होता है उसको। इसके बाद से हमारे आते हैं अनुच्छेद 32, जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण, ये भी है किसके बाद कि ये रिट जारी करने का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कि इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनके अगर जो कोई हनन हो रहा है, इनकी पिटीशन दायर करना हो, याचिका आप सुप्रीम कोर्ट पे मतलब हाई कोर्ट में अनुच्छेद 236 के तहत 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका पिटीशन लगा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। और आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। और अनुच्छेद जो 21 था और अनुच्छेद 19 F लिखा था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको काटकर ये अनुच्छेद 300 A में जोड़ा गया था। तो आपको ये दोनों इकट्ठा कर दिए गए थे। इस प्रकार से हमारे हो जाते हैं। और 32 हो गया, 33-34 से मार्शल लॉ से संबंधित है और 35 हो गया, जैसा कि बताया था कि